पिछले दिनों एक नाम बहुत वायरल हो रहा है, रवि शर्मा। साथ में वायरल हो रही है डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री। तरह तरह की बातें चल रही हैं, नकारात्मक बातें बहुत ज़्यादा हैं। लोगों के दिमाग में प्रश्न हैं बहुत सारे लोग जो पहली बार रवि शर्मा के बारे में जान रहे हैं, वो जानना चाहते हैं कि रवि शर्मा कौन है। रवि शर्मा के जो क्लिप्स वायरल हो रहे हैं और कुछ चैनल्स ने उनके ऊपर जो आरोप लगाए हैं, लोग जानना चाहते हैं उन आरोपों में कितनी सच्चाई है। और इन सभी बातों का जवाब देने के लिए, इन सभी चीज़ों पर बातचीत करने के लिए आज स्वयं रवि शर्मा जी हमारे बीच में उपस्थित हैं। रवि जी, मैं सबसे पहले तो मैं आपका आभारी हूँ कि इस माहौल में जहाँ आपके ऊपर में बहुत सारे वीडियो बन रहे हैं, कुछ न्यूज़ चैनल भी आपके बारे में बात कर रहे हैं और वो बहुत अच्छी बातें नहीं कर रहे हैं, उस समय आपने ये मुनासिब समझा कि आप पब्लिक के बीच में आएंगे और अपनी बात रखेंगे। आपका बहुत बहुत आभार। इसके लिए बहुत साहस चाहिए और वो साहस आपने दिखाया है। सोशल मीडिया पे बहुत सारी चीज़ें आती रहती हैं, लेकिन जब कोई चीज़ न्यूज़ में आने लग जाती है, टीवी में आने लग जाती है, स्पेशली मेन स्ट्रीम मीडिया में आ जाती है, तो फिर लोग उसको थोड़ा और ज़्यादा गंभीरता के साथ में लेते हैं। पिछले दिनों कुछ आरोप आप पे लगे, वो आरोप हैं, वो सच्चाई हैं, वो मैं एक एक करके आपसे पूछता हूँ। पहला, आपके ऊपर पे ये आरोप लगा कि आपने 100 करोड़ की बात की है। ये 100 करोड़ टर्नओवर है, 100 करोड़ आपकी नेटवर्थ है, या ये 100 करोड़ आपकी एक महीने की कमाई है? क्या है 100 करोड़? सबसे पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने मेरे को ये यहाँ बुलाया आज और अपनी बात रखने का मौका दिया। मैं यहाँ पे सभी लोगों से एक चीज़ क्लियर करना चाहूँगा कि 100 करोड़ जो मैंने बोला है, वो 100 करोड़ मेरी नेटवर्थ नहीं है, मेरी कमाई नहीं है। 100 करोड़ मेरा टर्नओवर है, जो कि एक डायरेक्ट सेलिंग कंपनी में मेरे द्वारा होता है। मैं वापस से यहाँ पर एक चीज़ रिपीट कर देना चाहता हूँ, मेरे सभी दोस्तों से कहना चाहता हूँ कि 100 करोड़ मेरी इनकम नहीं है, 100 करोड़ मेरी नेटवर्थ नहीं है। ये एक टर्नओवर है, ये एक व्यापार का टर्नओवर जो मेरे माध्यम से एक डायरेक्ट सेलिंग कंपनी का होता है। किसी चैनल ने बार बार इसको हाईलाइट किया है कि ये आपकी नेटवर्थ है। उन्होंने ये भी बोला 100 करोड़ मतलब ये व्यक्ति एक दिन में 3 करोड़ 33 लाख रुपए कमाता है। तो ये सरासर झूठ है? बिल्कुल सर, ये बिल्कुल सरासर झूठ है। मैंने अपने किसी भी मन से ये बात कभी नहीं बोली कि मैं 100 करोड़ महीना कमाता हूँ। मैंने कभी नहीं बोला, ये बिल्कुल गलत बात है। मैंने मन से यही बोला कि मेरा टर्नओवर 100 करोड़ होता है, और आज भी मैं उस बात को बिल्कुल बोल रहा हूँ सर। जी सर, मुझे पता था कि ये सवाल ज़रूर आएगा, तो इसके लिए मैं अपने एविडेंस जो है अपने साथ लेकर आया हूँ और वो मैं आपके सामने प्रस्तुत करना चाहता हूँ। प्लीज़ प्लीज़। ये जिस डायरेक्ट सेलिंग कंपनी में मैं काम करता हूँ, उसका एक स्टेटमेंट है पिछले महीने का, जिसमें जो मेरा टर्नओवर हुआ है, वो टर्नओवर हुआ है 120 करोड़ 76 लाख 59,251 रुपये। 120 करोड़ 76 लाख 76 लाख 59,251 रुपये सिंगल मंथ का है? एक मंथ का है सर। ये टर्नओवर है और आपने इसी की बात की थी? मैंने इसी टर्नओवर की बात करी थी और आज भी मैं वही बात कर रहा हूँ, मैं टर्नओवर की बात कर रहा हूँ सर। राइट। तो पहला जो आपके ऊपर में एक प्रकार से आरोप लगा था, वो आरोप गलत था। 100 करोड़ का न आपकी नेटवर्थ की है, न आपकी 100 करोड़ आपकी इनकम की बात हो रही है। जी सर। दूसरा आरोप लगा है कि रवि शर्मा 6 लाख जीएसटी पे करते हैं। क्या कहेंगे? बिल्कुल सर, मैं इस पे यही कहना चाहूँगा कि देखिए, जहाँ आपका टीम वर्क होता है, टीम डेवलप होती है, या आप काम करते हैं नेटवर्क इंडस्ट्री में, तो वहाँ पे जब आप एक लेवल पे पहुँचते हैं तो वहाँ पे एक अच्छी इनकम भी आपको मिलती है, एक अच्छा इनकम आपका जनरेट होता है।
तो उस चीज़ के लिए भी मैं एक छोटा सा प्रूफ आपके सामने रखना चाहूँगा। ये है मेरी मदर के नाम से है और पारस देवी शर्मा मेरी मदर का नाम है। 31 मार्च 2021 का ये स्टेटमेंट है, जिसमें टोटल जीएसटी जो है वो 6,34,842 रुपया जो है मैंने पे किया है, और टोटल इंसेंटिव जो है विथ जीएसटी वो है 41,61,745 रुपये। जीएसटी कितना पे किया इसमें आपने? मैं वापस से रिपीट कर देता हूँ। CGST 3,17,421 रुपये, SGST 3,17,421 रुपये, दोनों मिला के आपका टोटल 6,34,842 रुपये। अच्छा, ठीक है। तो आप इस जीएसटी की बात कर रहे थे जी। एक वायरल वीडियो में, आपको ये है, आपने ये बोला है कि मैं 6 लाख तो जीएसटी भरता हूँ, इनकम का अंदाज़ा आप लगा लेना। ये उसी की बात हो रही है? जी सर। तीसरी बातचीत हो रही है आपकी गाड़ियों के बारे में। जी। आपने बहुत सारी गाड़ियाँ खरीदी हैं, इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए सर, डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में जब आप काम करते हैं और धीरे धीरे ऊपर जाते हैं तो गाड़ियाँ आज खरीदना कोई बड़ा इतना टफ जॉब नहीं है। गाड़ी एक मिडिल क्लास आदमी भी आज रख रहा है, गाड़ी रख सकता है, कोई इतना बड़ा उसमें बड़ी बात नहीं है। रही बात मैंने गाड़ियों के लिए बोला है, तो बिल्कुल सर गाड़ियाँ मिल जाती है, आसानी से मिलती भी है, और मेरे पास भी कुछ गाड़ियाँ हैं जिसके लिए मैं थोड़ा से छोटे कुछ प्रूफ लेके आया हूँ, जिससे कि लोगों को थोड़ा बिलीव हो। जैसे कि मेरे पास एक गाड़ी है जो वो भी मेरी मदर के नाम से ही है, BMW X5 है। एक मेरे पास अभी जो रिसेंटली मैं रन कर रहा हूँ सेल्टोस है। एक मेरे पास BMW 3 सीरीज़ है, अभी मैं ये गाड़ियाँ रन कर रहा हूँ। और बाकी गाड़ियाँ जो है वो आती और जाती है, क्योंकि हम जिस इंडस्ट्री का हिस्सा हैं वहाँ गाड़ियाँ ज़्यादा चलती है। तो एक आपकी शोरूम की बहुत बात और चर्चा चल रही है कि आपके पास में आप एक शोरूम बनाने वाले हैं, आपने बना दिया, उसकी सच्चाई क्या है? हाँ, मैंने बोला था बहुत पहले कि मैं एक शोरूम बनाऊंगा, और ऐसा मेरा सपना था, और मैं सपने पे मैंने काम किया, और मैंने जयपुर के अंदर अपना एक छोटा सा शोरूम बनाया, और उस शोरूम के अंदर मैंने जो लोगों से कमिटमेंट किया था अपनी डायरेक्ट सेलिंग कंपनी को लेके कि मैं वहाँ पे उनका एक छोटा सा सुविधा के लिए एक शॉप ओपन करूँगा, तो बिल्कुल मैंने वो किया है। और ये उसकी पिक्चर है, अगर आप देखना चाहें तो मेरे पास ये अवेलेबल है। राइट, हम इनको कोशिश करेंगे कि बड़ी स्क्रीन पे हम दिखाएंगे ताकि सभी दर्शकों को जी सर मालूम चल जाए। तो ये तो हुई उन आरोपों की बात जो आप पे लगे थे। मैं व्यूअर को एक चीज़ और बताना चाहता हूँ। रवि शर्मा आज तो वायरल हैं, सब लोग जानते हैं, लेकिन रवि शर्मा जी को आज से लगभग 5 साल पहले 19 नवंबर 2019 को हमने आमंत्रित किया था चैट विद सुरेंद्र वत्स के एपिसोड नंबर 43 में। उसका लिंक भी हम डिस्क्रिप्शन में देख रहे हैं, और वो एपिसोड आप देखेंगे तो आपको मालूम चलेगा कि रवि शर्मा जी ने किस मैच्योरिटी की बात उस एपिसोड में की थी। और जो चीज़ें वायरल होती हैं तो लोग जांच पड़ताल नहीं करते हैं, बस जो चीज़ें चल रही हैं उसको कॉपी पेस्ट करने लग जाते हैं। अगर कुछ लोगों ने रवि शर्मा जी का आज से 5 साल पहले का पूरा एपिसोड नंबर 43 हमारा देख लिया होता तो मुझे लगता है कि इतने ज़्यादा कन्फ्यूज़न क्रिएट नहीं होते और थोड़ी बहुत सच्चाई की झलक वहाँ से मालूम चल जाती। रवि जी, आपने जो बातचीत की है, जो क्लिप्स आ रहे हैं सामने, तो उसमें आपने इन सब चीज़ों के बारे में बातचीत की है, और उससे ये लगता है कि जैसे आपने बहुत शो ऑफ किया है, और हमारी इंडस्ट्री पे ये आरोप भी लगता है कि ये सपने देखने वालों की इंडस्ट्री है, शो बहुत होता है। बाकी दूसरी इंडस्ट्री में भी लोग पैसा कमाते हैं, लेकिन वो बताते नहीं हैं कि मेरे पास कितनी गाड़ियां हैं, कितने घर हैं, कितना बैंक बैलेंस है, लेकिन यहाँ पे बहुत बताया जाता है। क्या कहना चाहेंगे इस बारे में कि एक तो लोग जो कहते हैं कि भाई ये शो ऑफ की इंडस्ट्री है, उस बारे में, और आपने जो बातचीत की तो क्या वो शो ऑफ था? क्या अब जो ये चीज़ें वायरल हो रही है उसको लेके आपको लगता है कि आपने कुछ ज़्यादा बोल दिया था? सर, मैं इसमें कहूँगा डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री बेसिकली शो ऑफ की इंडस्ट्री इसलिए कही जाती है क्योंकि यहाँ पर बिना बताए हम आगे अपनी इंडस्ट्री को बढ़ा नहीं सकते, क्योंकि सपने देखना गलत चीज़ नहीं है। सपनों को पूरा करने के लिए, सपनों को
बड़ा करने के लिए ये इंडस्ट्री है, और वो इन लोगों के सपने ही बड़े करती है जो एक लेवल की ज़िंदगी जीते हैं, चाहे वो मिडिल क्लास हो या लोअर मिडिल क्लास हो, जो अपने सपनों को पूरा किसी कारण से नहीं कर पाते। उन सपनों को पूरा करने के लिए एक प्लेटफॉर्म की ज़रूरत होती है, और वो प्लेटफॉर्म ये है। और यहाँ पर इसलिए बताया जाता है क्योंकि इस इंडस्ट्री के अंदर काफ़ी ऐसे लोगों ने अपने सपने पूरे किए हैं जो बहुत नीचे तबके से या छोटे लेवल से उठकर आए हैं, और उन्होंने उस अचीवमेंट को प्राप्त किया। तो वो इसलिए बताना ज़रूरी होता है। और ये मैं ही नहीं, डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में आप काफ़ी लीडर्स को देखेंगे तो आपको महसूस होगा कि सब लोग इसके बारे में चर्चा करते हैं। फिर भी अगर किसी को मेरी किसी बात से आहत हुआ हो, कोई अगर इस मेरी बातों से किसी को परेशानी हुई हो, तो मैं उसके लिए बिल्कुल क्षमा याचित हूँ। मेरा कोई इरादा या इंटेंशन किसी का दिल दुखाना नहीं था या किसी के स्वाभिमान को ठेस पहुँचाना नहीं था। सिर्फ मैंने एक छोटा सा बताने का प्रयास किया कि ये इंडस्ट्री आपको क्या दे सकती है और कैसे आप आगे बढ़ सकते हैं। चूँकि मैं भी एक छोटे परिवार से निकल कर, एक गरीब परिवार से निकल कर यहाँ आया हूँ, तो एक भावना मैंने अपनी शेयर करी, एक विचार अपना शेयर किया मैंने। रवि जी, आरंभ में एक प्रश्न हम कायदे से मुझे पूछना चाहिए था, लेकिन मैं मिस कर गया। मैं अब पूछ रहा हूँ, जो लोग रवि शर्मा जी के बारे में नहीं जानते हैं, रवि शर्मा जी कौन हैं, कितने समय से डायरेक्ट सेलिंग में जुड़े हुए हैं, एक छोटा सा परिचय देंगे आप? मैं बिल्कुल सर, मैं डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में मेरे फादर थे श्री ओपी शर्मा जी, जो सन 2000 से इस इंडस्ट्री का हिस्सा हैं और लगातार इस इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं। और काम करते हुए उन्होंने इसको डेवलप किया था, इस इंडस्ट्री को। लेकिन आकस्मिक उनका देहांत 23 फरवरी 2012 को हुआ। और उसके बाद जैसा कि एक डायरेक्ट सेलिंग बिज़नेस का एक नेचर होता है कि ये आपकी आने वाली जनरेशन को ये एज इट इज़ ट्रांसफ़र होता है, तो ये मेरे परिवार के पास आया। वहाँ से मैंने इसको स्टार्ट किया और वहाँ से स्टार्ट करके लगातार इसमें हम प्रयास कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं। इस इंडस्ट्री के बारे में एक चीज़ मैं यहाँ पर ज़रूर कहना चाहूँगा। इस इंडस्ट्री में कई लोग ये सोचते हैं कि यहाँ पे कोई जादू की छड़ी है जिसको घुमाएं और आपके सपने पूरे हो जाएं, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। यहाँ मेहनत करनी पड़ती है। और आज आप जो ये सब कुछ देख रहे हैं, ये 1 या 2 दिन या 2 महीने में नहीं हुआ है। पूरे 25 साल का अथक प्रयास और दिन रात की मेहनत और डेडिकेशन के बाद ये चीज़ संभव हो पाई है। जब मैं इस इंडस्ट्री में आया था तो मेरे पिताजी के द्वारा जो मेहनत हुई, जो उन्होंने मेहनत करी, उस मेहनत का रिज़ल्ट वो मुझे मिला। और आज उस रिज़ल्ट का नतीजा है कि जो उन्होंने टीम बनाई, वो टीम इतनी स्ट्रॉन्ग टीम बनी, इतनी अच्छी टीम बनी कि लगातार वो टीम बढ़ती चली गई, और जिसकी वजह से आज मैं इस लेवल पर, इस पोजीशन पर हूँ। तो मैं सभी लोगों से यही कहना चाहता हूँ कि यहाँ पे आप ये ना समझे कि आप एक दिन के अंदर सब कुछ कर लेंगे। यहाँ पर आपको अगर अपने सपने पूरे करने हैं, बड़ा करना है, तो कमिटमेंट के साथ आपको मेहनत करनी ही पड़ेगी। हमें आज यहाँ पे आने में 25 साल लगे हैं। ये 1 या 2 दिन की मेहनत से नहीं हुआ है सर। पूरा 25 साल मेरे परिवार ने इसको दिया है, पूरा 25 साल हमने इस इंडस्ट्री को दिया है। उसके बाद ये चीज़ें अब जाकर संभव हो पाई है। और इसी कारण से मैं यही कहना चाहूँगा सभी लोगों से कि इस इंडस्ट्री में कोई जादू का डंडा नहीं है सर। मेहनत करनी पड़ेगी, दिन रात आपको कमिटमेंट के साथ काम करना पड़ेगा। लोगों को ऊंचाइयाँ दिखती है, कई लोग ऊंचाइयों पर बातें करते हैं, लेकिन जो नीचे का परिश्रम होता है, जो नीचे की मेहनत होती है, उसको कोई नहीं देखता। राइट। रवि जी जैसा कह रहे हैं वो बहुत गंभीर और बहुत गहरी बात है और बहुत समझने जैसी बात है। उन वीडियोस में भी जो क्लिप्स वायरल हो रही हैं उसमें ये इनकम दिख रही हैं, गाड़ियाँ दिख रही हैं, लेकिन शायद रवि जी ने उसमें ये भी बात बोली होगी कहीं ना कहीं कि इसके लिए मेहनत करनी पड़ेगी और मेहनत के साथ में ये चीज़ें मिलेंगी। शायद वो गायब हो गई हैं, क्योंकि वो अगर होती तो फिर वो उसमें वायरल होने जैसी कोई चीज़ नहीं थी। वायरल चीज़ जब भी तभी दिखती है जब सिर्फ फ्रूट दिखाए जाते हैं, सिर्फ फल दिखाया जाता है और मेहनत नहीं दिखाई जाती, क्योंकि बहुत सारे लोग मेहनत नहीं करना चाहते, सिर्फ अच्छे अचीवमेंट प्राप्त करना चाहते हैं। एक मेरा प्रश्न रवि जी और है, और वो थोड़ा सा आपको परेशान करेगा। देखिए, आज आपका एक बड़ा अच्छा लेवल है, बड़ा मुकाम है, आपके पिताजी ने मेहनत की, आपने उसको आगे बढ़ाया, और डायरेक्ट सेलिंग में बहुत लोग इज्जत मान सम्मान करते हैं। इतना मान सम्मान आपका था, आज भी है, मैं मानता हूँ। कुछ बीच में डेंट आया, अचानक जब कुछ मीम्स बने, कुछ न्यूज़ चैनल ने रवि शर्मा को महाठग बता दिया, कैसा लगा था और कैसे आपने, क्या प्रतिक्रिया थी आपकी, और कैसे उस मनस्थिति से आप बाहर आए? सर, ये शायद मैं अपने शब्दों में बयान नहीं कर पाऊँगा, लेकिन मैं ये ज़रूर कहना चाहूँगा कि मैंने क्या ठगा, मैंने
कहाँ जाके किन लोगों से कितना पैसा ठगा, किन लोगों से मैंने पैसा मांगा कि मुझे पैसा दो। मैंने आज तक किसी को ये नहीं जाके बोला कि मुझे पैसा दो या मुझे पैसा चाहिए या मैं आपको ठगने आया हूँ या ऐसे कोई विचार जो मेरे बारे में चल रही है। मुझे एक आदमी आकर ये तो बताए कि मैंने उनका ठगा क्या है। मैंने हमेशा से यही बोला अपनी मीटिंगों में कि आप जो सामान खरीदते हैं, प्रोडक्ट परचेज करते हैं, उसके द्वारा ये इनकम आपके पास आएगी, एक लेवल आपके पास आएगा, वो मेहनत से होता है सर, और वो सामान से होता है। मुझे अभी भी समझ में नहीं आ रहा ये बात कि इतनी बड़ी बात कहाँ से उठी, क्यों उठी, किन कारणों से उठी, जबकि मैंने अभी भी वही बात विचार रखना चाहूँगा कि मैंने किसी से 1 रुपया नहीं लिया, किसी का 1 रुपया नहीं खाया और किसी से 1 रुपया नहीं मांगा। तो ये जो शब्द काम में लिया गया है बड़ा ही असहनीय है, दर्द होता है, परेशान भी होता हूँ। और मैं ही नहीं, पूरी डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री भी परेशान होगी इस चीज़ से, क्योंकि ये कहीं ना कहीं हर एक डायरेक्ट सेलर के ऊपर एक धब्बा है। तो मैं यही कहना चाहूँगा कि प्लीज़ आप कोई भी चीज़ या कोई भी बात लिखने से पहले ज़रूर सोचें या उस इंडस्ट्री की पूरी जानकारी ले लें। क्या क्या उस इंडस्ट्री में ऐसा है, क्या वो इंडस्ट्री ऐसी कर रही है, उसके बाद आप अपने विचार रखें तो ज़्यादा बेहतर होगा। राइट, थैंक यू रवि जी। मैं 2 चीज़ें कहना चाहता हूँ सभी व्यूवर्स को। पिछले दिनों जब से रवि शर्मा जी वायरल हुए और डायरेक्ट सेलिंग के बारे में तमाम तरह की चीज़ें आना स्टार्ट हुई, पहली चीज़ तो ये मैं पहले भी कहता आया हूँ कि हमें बहुत ज़्यादा शो ऑफ नहीं करना चाहिए। शो ऑफ की शुरुआत कहाँ हुई, अगर हम इसकी गहराई में जाएं, मुझे अच्छे से याद है, आज से लगभग 25 साल पहले जब मैं डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में आया, उस समय लोग यकीन नहीं करते थे कि ये काम करने से पैसा आ सकता है, क्योंकि डायरेक्ट सेलिंग उद्योग हमारे देश में नया था और जब भी कोई नई चीज़ आती है लोग उस पर विश्वास नहीं करते। उस समय, उस ज़माने में बैंक ट्रांसफ़र नहीं होता था, चेक नहीं आते थे, डीडी आता था, डिमांड ड्राफ्ट, और 1200 का, 2000 का, 2500 का जो डिमांड ड्राफ्ट आता था, उसको हम बैंक में नहीं लेके जाते थे, उसको ओरिजिनल कॉपी हम साथ में रखते थे और उसको लोगों को जाके दिखाते थे कि भाई ये काम करने से पैसा आता है, ये मेरा डिमांड ड्राफ्ट देखिए। क्योंकि अगर हम फ़ोटो कॉपी दिखाते थे तो लोगों को यकीन नहीं होता था, इसलिए ओरिजिनल हम लोग दिखाते थे। तो उस समय ये दिखाने की आवश्यकता थी ताकि लोगों को यकीन हो कि डायरेक्ट सेलिंग से पैसा आता है। और लगभग हर जगह डायरेक्ट सेलिंग की मीटिंग्स में हम देखते हैं कि जो लोग इनकम अचीवर्स होते हैं उनका एक रिकग्निशन रहता है ताकि नए लोगों को विश्वास हो कि भाई यहाँ काम करने से पैसा आता है। लेकिन मुझे लगता है कि अब इंडस्ट्री मैच्योर हो गई है। लगभग 30 साल हो गए हैं हिंदुस्तान में डायरेक्ट सेलिंग को काम करते हुए। अब कोई बहुत ज़्यादा शो ऑफ की आवश्यकता नहीं है, उतनी आवश्यकता नहीं है कि बहुत ज़्यादा उसका प्रचार प्रसार किया जाए और लोगों को वो थोड़ा सा ऐसा लगे कि ये लोग बहुत एरोगेंस में बात करते हैं, बहुत पैसे की बात करते हैं। तो एक सभ्य तरीके से बात हो तो ठीक है, बहुत ज़्यादा एरोगेंस जैसी बात और बहुत ज़्यादा दिखावे बात नहीं होना चाहिए। मेरा पहले से इसमें मत रहा है और अभी पिछले दिनों जो चीज़ें हुई उससे कहीं ना कहीं इस चीज़ के ऊपर में और बल भी मिला और मैं और ज़्यादा कन्विक्शन के साथ में ये बात आपसे कह पा रहा हूँ। दूसरी चीज़, रवि ओपी शर्मा जी ने क्या बोला, सही बोला या गलत बोला, वो एक जांच का विषय था। लेकिन रवि ओपी शर्मा के साथ में पूरी डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री को ये बता दिया कि यहाँ पे लोग पैसा ठगते हैं, यहाँ पे लोगों के साथ में चीटिंग होती है। और डायरेक्ट सेलिंग तो बोला ही नहीं गया, मल्टी लेवल मार्केटिंग बोला गया। पहली चीज़ तो मैं उन सभी साथियों को, स्पेशली जो कहीं ना कहीं यूट्यूब पे कंटेंट क्रिएट करते हैं या न्यूज़ चैनल में काम कर रहे हैं, उनको सबको मैं बताना चाहता हूँ, आज हमारे पास में जो लीगल और टेक्निकल वर्ड है वो मल्टी लेवल मार्केटिंग नहीं है, वो डायरेक्ट सेलिंग है। क्योंकि 2016 में 8 सितंबर 2016 को हमारे देश में डायरेक्ट सेलिंग की गाइडलाइंस आई थी और गाइडलाइन में हमारा जिस प्रकार का काम है उस काम को डायरेक्ट सेलिंग कहा गया था और डायरेक्ट सेलिंग की डेफिनेशन आई थी। और 28 दिसंबर 2021 को कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के तहत डायरेक्ट सेलिंग रूल्स 2021 हमारे बीच में आए और उनमें भी डायरेक्ट सेलिंग
के रूप में हमें परिभाषित किया गया है। मल्टी लेवल मार्केटिंग के नाम पे बहुत सारी क्रिप्टो वाली कंपनियां काम करती हैं, बहुत सारी निवेश करने वाली कंपनियां काम करती हैं। तो मल्टी लेवल मार्केटिंग एक प्रकार से थोड़ा अलग हो गया है और डायरेक्ट सेलिंग थोड़ा सा अलग हो गया है। हालांकि डायरेक्ट सेलिंग का जो हमारा मॉड्यूल है वो मल्टी लेवल मार्केटिंग का जो तरीका है, वे ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन हमारे यहाँ भी है, लेकिन जो रूल्स हैं हमारे, उस रूल के अनुसार हम अलग हो गए हैं। मनी सर्कुलेशन बैनिंग एक्ट से हम लोग अलग आ गए हैं और जितनी भी डायरेक्ट सेलिंग की कंपनियां हमारे देश में काम कर रही हैं उन सब के लिए ये मैंडेटरी है कि वो डायरेक्ट सेलिंग रूल्स का पालन करें। और डायरेक्ट सेलिंग रूल्स में बहुत क्लियरली मेंशन है कि जितनी भी कंपनियां डायरेक्ट सेलिंग में हैं उनको अपने कुछ डॉक्यूमेंट्स अपनी वेबसाइट पे अपलोड करने पड़ेंगे। और उन डॉक्यूमेंट्स में एक महत्वपूर्ण डॉक्यूमेंट है कि उन्होंने एक डिक्लेरेशन देना पड़ेगा कि वो मनी सर्कुलेशन बैनिंग एक्ट के तहत काम नहीं करते हैं, जबकि वो डायरेक्ट सेलिंग रूल्स 2021 का पालन करते हैं। तो इस प्रकार की क्लैरिटी है। तो अभी जो सही शब्द है वो डायरेक्ट सेलिंग है। मल्टी लेवल मार्केटिंग की कहानियाँ चलाना बंद कीजिए प्लीज़। मल्टी लेवल मार्केटिंग एक अलग तरीके की लीक हो गई है, उस पर डायरेक्ट सेलिंग नहीं चल रही है। दूसरा, थोड़ी सी हम लोग डायरेक्ट सेलिंग रूल्स के बारे में जानें, वो रूल्स क्या कह रहे हैं, उन रूल्स में क्या है, उन सब की जानकारी होनी चाहिए। और 2023 में डायरेक्ट सेलिंग रूल्स में एक छोटा सा अमेंडमेंट भी आया था, नेटवर्क ऑफ सेलर की परिभाषा आई थी, वो भी हमारी जानकारी में होनी चाहिए, जिसके अनुसार हम अपना नेटवर्क बना के उसके थ्रू हम लोग मार्केटिंग कर सकते हैं। एक चीज़ मैं सभी साथियों से कहना चाहता हूँ, स्पेशली जो डायरेक्ट सेलिंग कम्युनिटी के लोग हैं, अगर कोई भी व्यक्ति आधारहीन बात करता है, डायरेक्ट सेलिंग की जानकारी न होने के बावजूद अनाप शनाप बात करता है, आप उसका विरोध कीजिए। अगर वो यूट्यूब पे आ रहा है तो रिपोर्ट में जाके उसको रिपोर्ट कीजिए। अगर वो इन्फॉर्मेशन भ्रमित करने वाली है तो वो वहाँ पे जाके आप उसको रिपोर्ट ज़रूर कीजिए। और अगर कोई गलत बोल रहा है, कोई न्यूज़ चैनल गलत बोल रहा है और हमें चोर कह रहा है, हमें ठग कह रहा है, पूरी इंडस्ट्री के ऊपर में क्वेश्चन मार्क उठा रहा है, तो उसका हमें विरोध करना चाहिए। उसके बारे में हमें ये कहना चाहिए कि नहीं, वी आर डूइंग लीगल डायरेक्ट सेलिंग। जी हाँ, और आप भी अब भी हम अगर एक हैश टैग चलाएं कि वी आर डूइंग लीगल डायरेक्ट सेलिंग, तो मुझे लग रहा है आवाज़ बहुत दूर तक जाएगी। आइए हम लोग मिलें, संगठित हों। हमारी लड़ाई अनएथिकल डायरेक्ट सेलिंग कंपनियों के साथ में पहले भी थी, बहुत लंबे समय से हम लोग ये लड़ाई लड़ रहे हैं, आगे भी ये लड़ाई जारी रहेगी। अगर हम लोग सब अच्छे लोग अगर संगठित होके किसी भी गलत चीज़ के बारे में आवाज़ उठाएंगे तो इस लड़ाई को जल्दी जीत पाएंगे और मजबूती से आगे बढ़ पाएंगे और भारतीय डायरेक्ट सेलिंग उद्योग को उस मुकाम पे पहुंचा पाएंगे जिस मुकाम के लिए हम हकदार हैं। रवि शर्मा जी, आप आए। आपके आने की वजह से, आपके वायरल होने की वजह से एक चीज़ तो हुई कि डायरेक्ट सेलिंग की जो अच्छी कंपनियां थी, अच्छे लोग थे, उन्होंने एकजुटता दिखाई, उन्होंने बात की और उन्होंने ये कहा कि नहीं, डायरेक्ट सेलिंग सही है, हम सही कंपनी के साथ में काम कर रहे हैं। और बहुत सारे ऐसे लोग जो कहीं ना कहीं आपकी कंपनी का हिस्सा नहीं थे, उन्होंने भी इनडायरेक्टली और डायरेक्टली आके आपको भी सपोर्ट किया, डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री को भी सपोर्ट किया, अब भी सपोर्ट कर रहे हैं। ऐसे लोगों के लिए क्या कहना चाहेंगे? मैं सर ऐसे लोगों को तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ, अपने दिल की गहराइयों से उनको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ कि मेरे समय में वो मेरे साथ खड़े हैं, डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के साथ खड़े हैं। और हमारी यही एक कमिटमेंट, हमारी यही एकजुटता एक दिन डायरेक्ट सेलिंग को आसमान पर लेकर जाएगी। मैं आप सबका तहे दिल से वापस से शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। इसी तरीके से आप लोग अपना प्यार बनाए रखें, अपना आशीर्वाद बनाए रखें। थैंक यू रवि जी। और फिर मैं रिपीट करना चाहता हूँ, रवि जी का आज से 5 साल पहले का एपिसोड नंबर 43 डिस्क्रिप्शन में हम लिंक डाल रहे हैं, वो और देखिए और जानिए।
रवि जी को नज़दीक से जानने का मौका मिलेगा और जो कहीं ना कहीं आपके दिमाग में जो परसेप्शन बैठ गया है उन वायरल रील की वजह से वो बदलेगा और सच्चाई आपके सामने ज़रूर आएगी। ये हमारा एक स्पेशल एपिसोड था। हालांकि हम हर मंगलवार को एक नया एपिसोड लेके आते हैं, लेकिन जिस प्रकार की स्थितियां थी हमने डिसाइड किया कि अगर हम मंगलवार तक जाएंगे तो शायद बहुत देर हो जाएगी। इसलिए पहली बार हम एक ये बीच में एक स्पेशल वीडियो आपके लिए लेके आ रहे हैं। मुझे उम्मीद है कि बहुत सारी आपको क्लैरिटी मालूम चली होगी, सच्चाई मालूम चली होगी। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका भी और रवि शर्मा जी का भी। थैंक यू। थैंक यू।